अमीर बहू की लालची पंडित ने कराई धोखे से शादी। पंडित जी, ये आप कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे क्या? अरे हमारे सारे बच्चों की शादी, रिश्ते, सगाई सब आपने ही करवाई है। कम से कम हमारे साथ तो कम में डील कर लो। देखो बहन जी, आजकल अच्छे रिश्ते मिलना कितनी बड़ी बात है। मैं तो फिर भी तुम्हें घर बैठे बैठे अच्छे रिश्ते लाकर दे रहा हूँ, तो मेरी फीस तो देखो इतनी ही लगेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। चलो ठीक है पंडित जी, पर हमारी बिटिया अच्छे घर में जानी चाहिए। पैसे तो हम आपको पूरे दे देंगे। अरे और बहन जी, लड़के वालों की साइड से भी मेरे कपड़े और सोने की अंगूठी आनी चाहिए। पंडित और पिंकी थोड़ी देर बात करते हैं। उसके बाद पंडित जी वहां से चले जाते हैं। रामपुर गांव में यह पंडित बहुत फेमस है रिश्ते कराने के लिए। ये अच्छे रिश्ते तो लगवा देता है, लेकिन लड़की वालों और लड़के वालों दोनों तरफ से खूब पैसे लूटते हैं। पंडित जी के जाने के बाद पिंकी अपने पति ओमपाल से कहती है, पंडित जी के दाम तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो तो कैसे लड़कों की तरफ से भी सोने की अंगूठी मांग रहे हैं। आजकल तो वैसे भी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे भाई जाने दो, और कर भी क्या सकते हैं, आखिरकार अच्छे रिश्ते मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है। पंडित जी के दाम ज्यादा हैं ये तो सबको पता है, लेकिन बेचारे गांव वाले और कर भी क्या सकते हैं। इस तरह पिंकी अपने घर के कामों में लग जाती है और ओमपाल खेतों का चक्कर लगाने के लिए चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ आज कोमल का कॉलेज में आखिरी एग्जाम है, लेकिन आज उसका अलार्म बजा ही नहीं। वो हड़बड़ा कर उठती है और घड़ी में टाइम देखती है तो कॉलेज के लिए बस 30 मिनट ही बाकी है। जल्दबाजी में कोमल अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहाँ उसकी माँ सविता और उसके पापा राजेश बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। मम्मी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आपको पता है आज मेरा एग्जाम है और मैं इतनी लेट उठ रही हूँ और आपने मुझे उठाया भी नहीं। लो कर लो बात, मुझे कैसे पता होगा तेरा एग्जाम है? मुझे लगा तेरे एग्जाम खत्म हो गए। नहीं मम्मी, वो दोबारा डेट चेंज हुई थी ना, तो जो पेपर पोस्टपोन हो गया था वही आज है। चलो मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ, आप मेरे लिए नाश्ता लगा दो और लंच भी पैक कर देना। कोमल तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। इधर सविता उसके लिए नाश्ता लगा देती है और टिफिन भी पैक कर देती है। कोमल जल्दबाजी में 1-2 ब्रेड खाती हुई कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहां पर उसके एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रवि से मिलती है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल ठंडा ठंडा। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी आ गई हो, लेकिन बारिश ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। हाँ बिल्कुल बस इतना ही सुहाना मौसम हो, पहाड़ हो और साथ में हम दोनों, और ऐसे ही एक दूसरे को प्यार से देखते रहें। देखो, अगर आपको ये महंगे महंगे सपने पूरे करने हैं तो इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। तो मना किसने किया है, करेंगे शादी भी। तभी कोमल थोड़ी सीरियस हो जाती है। रवि 3 साल हो गए हैं हमें साथ में रहते हुए। ये 3 साल कितनी जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चला। आज हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, इसके बाद तो हम घर पर ही रहेंगे, तुमसे मिलना भी नहीं होगा। पता नहीं ये दिन तुम्हारे बिना कैसे बीतेंगे। तुम अपने घर पर बात कब करोगे हमारी शादी के बारे में? यार मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। रिजल्ट आने के बाद कहीं नौकरी ज्वाइन कर लूंगा, उसके बाद ही तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगते हुए अच्छा लगूंगा ना मैडम। इस तरह दोनों बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजेश कोमल से कहता है, कोमल बिटिया, ये तो तुम्हारे कॉलेज का लास्ट ईयर था ना, और तुम्हारे एग्जाम भी हो गए हैं। हाँ बाबा, एग्जाम तो हो गए हैं, बस रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ। चलो कोई नहीं, आ जाएगा रिजल्ट भी। कोमल से बात करने के बाद राजेश आंगन में चला जाता है, जहां सविता काम कर रही होती है। दोनों पति पत्नी आंगन में बड़े पत्ते और गमलों को साफ करने लगते हैं। कोमल अपने कमरे में फोन पर रवि से बात कर रही है। कल हमारा रिजल्ट आने वाला है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। अरे पगली, इतनी मेहनत की है तुमने, तुम्हें कैसी घबराहट? घबराहट तो मुझ जैसे इंसान को होनी चाहिए जो एक रात पहले पढ़कर ही एग्जाम देने आता है। हाँ, ऐसे ही कहते हैं, और रिजल्ट वाले दिन पता लगता है कि तुम टॉप कर गए। कोमल की बात सुनकर रवि हंसने लगता है। दोनों खूब सारी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही राजेश और सविता आंगन से घर में आते हैं, कोमल उनके आने से पहले ही फोन रख देती है। दरअसल कोमल के पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट हैं और लव मैरिज के तो वो बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए कोमल घर में छिप छिप कर ही रवि से बातें करती है। ऐसे दिन गुजर रहे होते हैं। फाइनली रिजल्ट वाला दिन आता है और कोमल ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। वहीं रवि की 2nd पोजीशन आई है। दोनों एक दूसरे को कॉल करके बधाई देते हैं। इधर जब पड़ोसन पूनम को पता चलता है तो वो सीधा सविता के घर आती है। सविता बहन, बधाई हो, हमारी बिटिया ने तो पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया है। हाँ बहन, तुम भी लो मिठाई। अरे बेटियों को जितना बढ़ाओ उतना कम है, और बेटियां तो 2 घरों का नाम रोशन करती हैं। इस तरह दोनों पड़ोसन बैठकर आपस में बातें करती हैं। तभी कोमल सबके लिए चाय नाश्ता और साथ में मिठाई लाकर मुंह मीठा करवाती है। इतनी देर में बाहर से राजेश भी आ जाते हैं। अब तो हो गया बिटिया का कॉलेज पूरा, फिर अब इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? देखो बहन जी, शादी तो हम जल्दी ही करेंगे। आपको तो पता ही है इसके पापा की तबीयत खराब रहती है, और फिर मेरी तो एक ही बेटी है।
मैं अपनी जिम्मेदारियों से जल्दी फ्री हो जाऊं उतना अच्छा है। ये अपने घर की हो जाएगी तो हम भी टेंशन फ्री होकर रहेंगे। हाँ भाई सही कह रही हो। चलो अच्छा बहन जी अब मैं चलती हूँ, घर पर भी सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। इस तरह पूनम वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद राजेश सविता से कहता है, पूनम सही कह रही थी, हमें भी अब अपनी बिटिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। घर में अपनी शादी के बारे में बात सुनकर कोमल बहुत घबरा जाती है और सीधे रवि को फोन मिलाती है। रवि जल्दी करो, वरना मेरे बाबा मेरी कहीं और शादी कर देंगे। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इससे पहले रवि कोमल को कुछ जवाब दे पाता, उसकी माँ सारी बातें सुन लेती है। क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे? अब यही दिन देखना बाकी रह गया था कि तू ये आवारागर्दी करेगी। कौन है वो बदतमीज लड़का जिसने मेरी बेटी को इतना बिगाड़ा है? अभी बुलाती हूँ तेरे बाप को, रुक। सविता पहले कोमल को खूब डांटती है और उसके बाद राजेश को बुलाती है। देख लो अपनी लाडली को, कैसे सिर पर बैठा रखा था हमने इसे। किस चीज की कमी लगने दी हमने जो इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? कोमल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सब सच है? कोमल थोड़ी देर चुप रहती है। अरे अब कुछ बोलेगी भी या मुंह में दही जम गई है? कौन है वो लड़का जिसके बिना तुम मर जाओगी? कहाँ का है? जरा हमें भी तो पता चले कि हमारी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। पापा, रवि बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसकी 2nd पोजीशन आई है। वो ऐसे मुझे भगा कर नहीं ले जाएगा, वो तो इज्जत से मेरा हाथ मांगने आएगा। वाह भाई वाह, पूरी प्लानिंग हो रही है और हम ही पागल हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। और तुम क्या सोच रही हो, वो तुम्हारा हाथ मांगने आएगा और हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो। और हाँ सविता, आज से इसका घर से बाहर आना जाना बंद। ये घर में ही रहेगी और मैं अभी पंडित जी से बात करता हूँ, इसकी शादी 1 महीने के अंदर करके रहूंगा। कोमल के घर वाले उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। राजेश सीधे पंडित जी को फोन करता है। अगले सुबह पंडित जी घर पर आ जाते हैं। अरे भाई साहब, मैं तो सोच ही रहा था कि इस मोहल्ले में आपकी बिटिया ही रह गई है और आपका बुलावा मुझे कभी भी आ सकता है। हाँ पंडित जी, देखो कॉलेज पूरा हो गया है, लड़की की उम्र भी ठीक है और फिर हमारी इकलौती बेटी है, तो मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहता हूँ। आप बस हमारे हिसाब से कोई अच्छा हमारे जैसा ही घर ढूंढना मेरी बेटी के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। मैं अच्छा घर ढूंढ लूंगा, बस मेरी फीस का तो आपको पता ही है। हाँ पंडित जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो मेरा है वो सब मेरी बेटी का ही तो है। मेरा कोई बेटा तो है नहीं, इसलिए फीस की टेंशन आप मत करो, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। लालची पंडित हर जगह अपनी फीस को पहले रखता है। पंडित जी हाथों हाथ राजेश को कुछ लड़कों की फोटो दिखाते हैं तो उन्हें उनमें से कोई खास पसंद नहीं आता। इस तरह पंडित नए रिश्ते की तलाश में वहां से चला जाता है। इधर कोमल ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है। मम्मी प्लीज, आप तो मेरी बात समझो। आपको शादी करनी है तो रवि के साथ कर दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए? क्या इसी दिन के लिए पाला था हमने तुझे? क्या इसलिए हमने तुझे इतनी आजादी दी कि तू उसका गलत फायदा उठाए? चुप हो जा, अब वही होगा जो तेरे पापा चाहेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस तरह सविता कोमल की एक बात नहीं सुनती। रात को जब सब सो जाते हैं, कोमल धीरे से अपना फोन उठाती है और रवि से बात करने लगती है। रवि जल्दी करो, कब भेजोगे तुम अपने माँ बाप को मेरे घर? तुम मेरे मम्मी पापा को मना लोगे तो वो मान जाएंगे, वरना वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे, मैं किसी और की हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं घर पर बात करूंगा, तुम बस मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद कोमल फोन रख देती है। अगली सुबह होती है, पंडित जी कुछ नए लड़कों की फोटो के साथ घर में आते हैं। अरे राजेश भाई साहब, इतने अच्छे लड़कों की फोटो लाया हूँ कि आपको पहली नजर में ही पसंद आ जाएगा। और घर तो पूछो ही मत, पूरे गांव में सबसे मशहूर घर है। इतने अमीर लोग हैं कि क्या ही बताऊं, हमारी बिटिया राज करेगी। पंडित जी राजेश और सविता को लड़कों की फोटो दिखाना शुरू करते हैं। पंडित जी, ये लड़का तो देखो, कैसी छोटी सी हाइट का लग रहा है। मेरी बेटी की हाइट तो 5 फुट 3 इंच है। दूसरा दिखाओ। पंडित दूसरा लड़के का फोटो दिखाता है। नहीं, इसकी आंखें तो छोटी छोटी हैं। मेरी बेटी को देखो कितनी सुंदर है, और कम से कम जोड़ी तो अच्छी होनी चाहिए ना। देखो, जोड़ी अच्छी बनवानी है तो मेरी फीस थोड़ी और ज्यादा लगेगी। पंडित जी, हमने आपको फीस के लिए कम मना किया है। आप कम से कम वैसा रिश्ता तो लाओ जो जैसा हम चाहते हैं। ये सुनकर पंडित जी उठ खड़े होते हैं। ठीक है, फिर मैं 4 दिन बाद आऊंगा अच्छे रिश्ते के साथ, और आप देखना वो रिश्ता तो आप मना कर ही नहीं पाओगे।
यह कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। सविता और राजेश भी अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सविता और राजेश घर के किसी काम से बाजार गए हुए थे। कोमल घर पर अकेली थी तो वो रवि को फोन करके अपने घर के पीछे वाले पार्क में बुला लेती है। दोनों एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। आखिरकार कॉलेज के बाद राम राम करके इनका मिलना हुआ है और आजकल तो घर वाले इनके दुश्मन बने हुए हैं। ऐसी ही बात करते हुए कोमल बीच में इमोशनल हो जाती है। रवि, मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और के साथ कर दी तो मैं मंडप से भाग जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? हाँ, अभी शादी की बातें हो रही हैं, रिश्ता भी अभी पक्का नहीं हुआ है। तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? पता नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक काम करते, हम भाग जाते, दोनों भाग कर शादी कर लेंगे, फिर तो मान ही जाएंगे हमारे घर वाले। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम्हारी शादी कहीं और हुई तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा और हम भागकर शादी कर लेंगे। ठीक है, अब तो खुश हो? जिस पेड़ के नीचे कोमल और रवि बात कर रहे होते हैं वहां पर रवि के मोहल्ले का एक छोटा लड़का गोलू भी होता है। गोलू रवि को ऐसी बातें करते हुए सुन लेता है और सीधा जाकर उसके पापा को बता देता है। काका, आपको पता है भैया वहाँ एक लड़की से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। गोलू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामलाल का खून खौल जाता है। शाम को जैसे ही रवि घर पर वापस आता है, रामलाल लाठी डंडे लेकर उस पर चढ़ जाते हैं। अरे क्यों रे, कहाँ नैन मनरक्का कर रहा है और किसे भगाने की बात हो रही है? ज्यादा बड़ा हो गया है तू जो अब इन लड़कियों को भगाएगा? हाँ, हम तो तुझे बड़ा समझदार समझते थे कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी करेगा, पढ़ाई में ध्यान देता है, लेकिन तूने तो कहीं और ही दिल लगा रखा है। अरे दिल लगाया या दिमाग, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरे जीते जी इस घर में लव मैरिज नहीं होगी। तेरी शादी मैं करूंगा, वो भी अपनी पसंद से। आप लोग भी मेरी बात सुन लो, मैं शादी करूंगा तो केवल अपनी पसंद से और उसी लड़की से, और अगर आप सीधी तरह से नहीं माने तो मैं सच में उससे भागकर शादी कर लूंगा। रामलाल रवि को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन रवि घर से बाहर की तरफ भाग जाता है। जैसे माँ बाप ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वैसे ही उनके बच्चे भी काफी तेज और चालाक हैं। इधर रवि तो उधर कोमल को ही देख लो। जब से गोलू ने यह बात बताई है, रामलाल और सुजाता दोनों बहुत टेंशन में आ गए। क्या सोचा है अब, क्या करना है इसका? कहीं ये हमारे घर में किसी को मुंह दिखाने लायक न छोड़े। अरे इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ जाकर शादी करे। अरे ये नौबत ही नहीं आने दूंगा, मैं पहले ही इसकी शादी कर देता हूँ। अभी करता हूँ पंडित जी को फोन, 1 महीने के अंदर इसकी शादी करके रहूंगा। रामलाल पंडित जी को फोन करके रवि के रिश्ते के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ राजेश और सविता बाजार से जल्दी वापस आ जाते हैं, लेकिन कोमल को घर पर न देखकर उनका पारा हाई हो जाता है। जब कोमल घर के पिछले दरवाजे से आती है तो उसकी मम्मी वहां से रवि को जाते हुए देख लेती है। हमारे पीछे ये प्लानिंग हो रही है? अरे ऐसे तो तू कभी इस लड़के के साथ भाग भी सकती है। आप लोग ये सब क्यों सोच रहे हो? आपने कह तो दिया है पंडित जी को मेरे रिश्ते के बारे में, कर लूंगी मैं शादी, जो भी आप ढूंढोगे। बेटा, माँ बाप से ज्यादा औलाद को कोई नहीं जान सकता, और हमें भी पता है कि तू इतनी जल्दी अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी? पंडित जी को फोन करो, अब 1 महीना नहीं, इसकी 1 हफ्ते के अंदर शादी करूंगी। सविता पूरे गुस्से में वहां से चली जाती है। राजेश पंडित जी को फोन करता है। पंडित जी दूसरे गांव में राम प्रकाश के घर बैठे होते हैं। जैसे पंडित जी का फोन बजता है। पंडित जी, फोन बाद में उठाना, आप पहले ये बताइए कि आपने तो कहा था लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, पूरा परिवार सत्संगी है, दारू मदिरा मांस मछली उनके घर में नहीं बनता, तो आप मेरी बेटी के जाने के बाद ये सब लोग शराबी कैसे हो गए? और वो लड़का जो खूब कमाता था वो बेरोजगार कैसे हो गया, ये तो बताइए आप। अपनी फीस में तो आपने हमें दोनों हाथों से लूटा। लड़के वालों की तरफ से भी हमने आपको सोने की अंगूठी दिलवाई और खुद भी 51,000 रुपए दिए। क्या इतनी महंगी फीस लेकर आप ऐसे झूठ बोलकर रिश्ते करवाओगे? अरे बहन जी, जैसा मैंने देखा था वैसे ही बताया। वैसे भी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है, और मैं भला जानबूझकर बेटी को इतने बुरे घर में क्यों देता? देखो, उन पर कोई बुरा समय चल रहा है, घर के हालात सही नहीं है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा सब्र रखो, लड़का खूब कमाएगा भी और दारू मांस को हाथ नहीं लगाएगा। पंडित जी का धंधा यही है। वो लालची पंडित झूठ बोलकर लोगों के रिश्ते कराता है और उनसे खूब पैसे लूटता है। एक बार शादी हो जाती है, पंडित जी अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जब लोगों की लड़कियां ससुराल से घर आकर बैठती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग पंडित जी से टकराई जाते हैं। और यही काम अब राम प्रकाश और सुनीता पंडित के साथ कर रहे हैं। पंडित जैसे तैसे करके उन्हें बातों में उलझाकर वहां से पीछा छुड़ाता है और अपने घर जाकर राजेश का फोन रिसीव करता है। पंडित जी, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, आप मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे जजमान, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था, बस अभी बाहर आया हूँ। हाँ बताइए, क्या बात हुई जो आपको फोन करना पड़ा? वैसे मैं कल घर पर ही आ रहा हूँ, बैठकर बातें करते हैं।
यह कहकर पंडित जी राजेश का फोन रख देते हैं। इधर रवि के पापा यानी रामलाल ने भी पंडित जी को कई बार फोन कर लिया था, इसलिए पंडित जी राम प्रकाश के घर से सीधा रामलाल के घर पहुंच जाते हैं। आइए पंडित जी, आपने तो खूब इंतजार करवाया। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी है वो शादी विवाह में। अरे हाँ भाई, सीजन ही शादियों का चल रहा है, काम तो निकल ही आते हैं। बताओ फिर कैसे याद कर लिया आपने हमें? रामलाल और पंडित जी बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में सुजाता उनके लिए चाय नाश्ता ले आती है। पंडित जी, आपको तो पता ही है मेरा इकलौता बेटा है, और देखो अब मेरी भी उम्र हो गई है। अब क्या मैं ये घर के काम करती रहूंगी? तो आप मेरे बेटे के लिए सुंदर सुशील संस्कारी सी लड़की देख कर लाओ। लड़की चाहे गरीब घर से हो या अमीर से, हमें दहेज की कोई मांग नहीं है। बस मैं अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर आप मुझे कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। अरे देखो, 1 महीने के अंदर अच्छी लड़की मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप पैसे थोड़े ज्यादा दो तो मैं आप अपने लोगों को भेजकर रिश्ते ढूंढ लूंगा। देखो, हर काम में पैसे तो लगते ही हैं। लालची पंडित काम होने से पहले अपनी फीस को आगे रख देता है। पंडित जी, फीस की कोई टेंशन मत लो, जैसा काम होगा वैसा आपको दाम मिल जाएगा। बस आप जल्द से जल्द रिश्ता भेजो। पंडित जी यहाँ से बात करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और पंडित जी को राजेश के घर जाना है। पंडित जी, मुझे अपनी बिटिया की शादी 1 हफ्ते में करनी है। अगर 1 हफ्ते के अंदर आप अच्छा रिश्ता नहीं ला सकते तो मुझे बता दो, मैं किसी और पंडित को देख लूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे होते हुए मोहल्ले में दूसरा पंडित आ ही नहीं सकता। मैं 1 हफ्ते से पहले ही आपकी बिटिया के लिए अच्छा रिश्ता दूंगा, विश्वास रखो। इस तरह बात करने के बाद पंडित वहां से चला जाता है। पंडित मन ही मन मुस्कुराता है और घर जाकर सोचता है, ये रामलाल और राजेश दोनों की ही शादी की बड़ी जल्दी है, तो क्यों ना इन दोनों की कुंडली मिलाकर देख लेता हूँ और इनका ही टाका फिट करवा देता हूँ। पंडित इस बारे में सोच ही रहा होता है। उधर दूसरी तरफ रवि परेशान बैठा है। रवि को परेशान देखकर उसका दोस्त रोहित कहता है, भाई क्या हो गया? तूने तो बिल्कुल हंसना छोड़ दिया। यार, मेरी जैसी कंडीशन में कोई इंसान हंस कैसे सकता है? तू ही बता। मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा मेरा कहीं और रिश्ता कर रहे हैं और शादी भी कर देंगे, और दूसरी तरफ कोमल के पेरेंट्स भी उसकी शादी करने के पीछे लगे हुए हैं। समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। पंडित जी तो 1 हफ्ते में रिश्ता लाकर रख देंगे। भाई, अब तुम दोनों की नैया बस एक आदमी ही पार लगा सकता है। रोहित की बात सुनकर रवि एक्साइटेड होकर बोलता है, भाई पहेलियां मत बुझा, आखिर कौन है वो, जल्दी बता। हो सकता है पंडित जी। पंडित जी कैसे यार? अरे वही तो रिश्ता करवा रहे हैं, तुझे तो पता ही है वो लालची पंडित। वो जितनी ज्यादा फीस देगा उसे उतने जल्दी रिश्ता ढूंढ कर ला देगा। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस लालची पंडित की नस पर पैर रखना है। मतलब अगर तू पंडित जी से बात करके जा और उन्हें तेरे घर रिश्ता ना भेजने के लिए दुगने पैसे दे दे, तो पंडित जी तेरे घर कोई रिश्ता लाएंगे ही नहीं और तेरी शादी नहीं होगी, और तुझे टाइम मिल जाएगा कोमल के साथ शादी करने के बारे में सोचने का। रोहित की बात सुनकर रवि थोड़ा देर सोचता है और फिर कहता है, यार तू कह तो सही रहा है, चल काम करते हैं, चलते हैं अभी पंडित जी के घर। रवि मोहित के साथ पंडित जी के घर जाता है। पंडित जी, मैं आपको 2 गुने पैसे दूंगा, आप प्लीज मेरे घर पर कोई रिश्ता मत दिखाओ। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा मेरी शादी जबरदस्ती कहीं और कर देंगे। देखो बेटा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे पैसे एडवांस चाहिए। पंडित जी ये लो आधे पैसे काम होने के बाद। वैसे ये लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। आप तो आसपास के सभी घरों में जाते हो, अगर इसके साथ मेरी बात बन सके तो प्लीज बनवा दो, और मेरे मम्मी पापा को मत बताना। बस ऐसे ही कह देना कि लड़की वालों ने मना कर दिया। रवि और रोहित पंडित जी के साथ पूरी डील करके वापस आ जाते हैं। इन दोनों ने तो कोमल की फोटो भी पंडित को दे दी है। अब ये लोग तो वहां से चले जाते हैं और पंडित कोमल की फोटो देखकर बहुत खुश होता है। अरे वारे भगवान, मान गया मैं तो। अरे जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, 1 तीर से 2 निशाने। अरे प्रभु तेरी जय हो। पंडित पैसे लेकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। पंडित जी राजेश के घर जाकर एक लड़के की फोटो दिखाते हैं। राजेश और सविता को लड़का, उसका घर बार सब पसंद आ जाता है और उनकी तरफ से रिश्ते की हाँ हो जाती है। अरे भाई साहब, सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि ये लोग भी अगले हफ्ते तक शादी करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप लोग शादी की तैयारियां शुरू करो। रविवार का शुभ मुहूर्त है, उसी दिन विवाह संपन्न हो जाएगा। ये कहकर पंडित वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कोमल घर के पिछले गेट से आकर पंडित का रास्ता रोक लेती है। बिटिया, तो मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रही है? ऐसे मेरा रास्ता क्यों रोक रही है? पंडित जी आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसे जोड़ियां नहीं मिलाते। प्लीज मेरे लिए मना करवा दो, मैं आपको ये सोने के कंगन दूंगी। कोमल के हाथ में 2 सोने के कंगन होते हैं। वो कंगन पंडित को पहले दे देती है और एक काम होने के बाद के लिए रख लेती है। बिटिया, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा।
कोमल भी पंडित को रवि की फोटो दे देती है और पंडित वहां से खुश होता हुआ चला जाता है। पंडित जी ने रामलाल और राजेश दोनों को रविवार की शादी के बारे में बता दिया है। ये लोग अपने अपने घर पर तैयारियां करने लगते हैं। इधर रवि को हल्दी लगती है। रोहित, यार लगता है हम दोनों का तो पंडित जी ने पोपट बना दिया। हमारी तो शादी हो रही है और हमारे पैसे भी चले गए। यार सही कह रहा है, मिलने दे पंडित को। रवि बेचारा बिना किसी मन के हल्दी लगवाता है, क्योंकि अब तक तो वो पंडित के भरोसे बैठा था, लेकिन पंडित ने तो उनके साथ गेम खेल लिया। दूसरी तरफ कोमल का भी यही हाल है। कोमल के घर में भी हल्दी की तैयारियां चल रही हैं। कोमल का उदास चेहरा देखकर निकिता कहती है, दीदी क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं यार, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है और कितनी देर बैठना पड़ेगा मुझे यहाँ। कोमल बात को टाल देती है। थोड़ी देर में उसे हल्दी भी लग जाती है और वो अपने कमरे में जाकर मन ही मन सोचती है, पंडित जी तो बहुत बेकार निकले। मेरे सोने का कंगन भी रख लिया और इस रिश्ते से मना भी नहीं किया, उल्टा यही मेरी शादी हो रही है। दूसरी तरफ कोमल के घर में शादी की पूरी तैयारियां चल रही हैं और इधर कोमल अपने उदास चेहरे के साथ कमरे में बैठी है। थोड़ी देर में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ढोल बजता है, सब डांस करते हैं और ऐसे ही शाम से रात हो जाती है। कोमल को जैसे ही टाइम मिलता है वो तुरंत रवि को फोन करके कहती है, रवि ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि परसों मेरी शादी है। यार मैं क्या बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऊपर से पंडित ने मेरे सारे पैसे भी लूट लिए। दोनों आपस में बात करके मन हल्का करते हैं। कोमल तुम टेंशन मत लो, शादी की सारी रस्में आराम से एंजॉय करो, क्योंकि मंडप में तुम मेरे साथ ही बैठोगी। तुम्हारी मांग में सिंदूर मैं ही भरूंगा, तुम बस खुश होकर सारी चीजें करो। अब कोमल और रवि का प्लान बिल्कुल क्लियर था, इसलिए दोनों के चेहरों की रंगत अचानक से बदल जाती है। एक तरफ हल्दी के दिन जो कोमल हंसने का नाम ही नहीं ले रही थी, अगले दिन वो अपनी मेहंदी खुशी खुशी लगवाती है और मेहंदी वाले दिन डांस भी करती है। देखो तो हमारी बिटिया के चेहरे पर शादी का कितना अच्छा नूर आ गया। बहुत प्यारी लग रही है हमारी बिटिया, किसी की नजर ना लगे। हाँ बहन जी, बस नजर ना लग जाए मेरी बच्ची को किसी की। सविता उठकर कोमल की नजर उतारती है। दूसरी तरफ रवि भी अपनी मेहंदी फंक्शन को खूब एंजॉय करता है। रवि की बहन उसे मेहंदी लगा देती है, लेकिन बाद में वो रोहित से कहता है, यार रोहित, वो मेहंदी की कोन उठाकर तो जरा मेरे हाथ पर कोमल का नाम लिख दे। यार अब तो मान जा, वो किसी और की होने जा रही है और तू किसी और की शादी में उसका नाम हाथ पर लिखवा रहा है। अरे उसका नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है, जो कभी नहीं मिट सकता, तो हाथ पर लिखने में कैसी शर्म। तुझे जितना कहा है उतना कर। रोहित छपाकर मेहंदी में रवि के हाथ पर कोमल का नाम लिख देता है। उसके बाद रवि भी सभी घर वालों के साथ खूब डांस करता है। उसे ऐसे खुश देखकर सुजाता कहती है, आप सही कह रहे थे, लड़कियों का चक्कर ही ऐसा होता है। देखो रिश्ते के बाद लड़का कितना चुप चुप था, लेकिन जैसे ही लड़की से बात हुई कितना खुश नजर आ रहा है। रामलाल और सुजाता रवि को हंसता मुस्कुराता देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता रवि के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। रवि और कोमल अब बहुत खुश होते हैं। जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है आपस में बातें करते हैं और उनके घर वालों को लगता है कि अपने होने वाले पति या होने वाली पत्नी से बातें कर रहे हैं। उधर कोमल के घर में भी यही बातें होती हैं। एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी बिटिया के मन की ना करके हम उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, लेकिन अब जब उसके चेहरे पर ये खुशी देखती हूँ तो मुझे आपके फैसले पर शक नहीं होता। अरे भैया, बच्चे हैं, जोश में आकर फैसले ले लेते हैं, तभी तो हम बड़ों के बीच में आना पड़ता है। चलो अब बस बातें ही करती रहोगी क्या? बारात आने ही वाली है, तैयारियां तो कर लो। सब लोग लड़की वालों की तरफ से बारात की तैयारियां कर रहे हैं। इधर रवि भी अच्छे से तैयार होकर बारात के साथ निकलता है और डांस करते हुए जा रहा होता है। ऐसे नाचते गाते हुए बारात कोमल के दरवाजे पर आ जाती है। अब कोमल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। शादी की भीड़ में लड़के वालों को पता ही नहीं लगता कि रवि कब घोड़े से फरार हो जाता है, क्योंकि उसने गोलू को छोटा दूल्हा बनाकर अपने पास बिठा रखा था। बारात कोमल के दरवाजे पर खड़ी है। कोमल के घर वाले दूल्हे का स्वागत करने के लिए तैयार है। भाई बारात तो आ गई, लेकिन कोई हमें ये बताओ कि हमारे दूल्हे राजा कहाँ हैं और कितना इंतजार करवाओगे? रामलाल चारों तरफ देखता है। अरे भाई साहब, यहीं कहीं होगा, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। रामलाल सीधे रोहित के पास जाता है और उससे रवि के बारे में पूछता है। कसम से अंकल, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ बता कर नहीं गया है। आप लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? जब तक 1 घंटे तक रवि नहीं मिलता तो आखिरकार रामलाल राजेश के आगे हाथ जोड़ लेता है। सब लोगों को पता लग जाता है कि दूल्हा भाग गया है। सब एक जगह बैठ जाते हैं। सविता, तुम जाकर देखो कहीं कोमल अपने कमरे में है या नहीं। जैसी सविता कोमल के कमरे में जाती है तो वहां पर भी कोई नहीं होता और वो आकर राजेश को बताती है। आप सही सोच रहे थे, कोमल भी अपने कमरे में नहीं है। मतलब इन दोनों की शादी हम करा रहे थे और ये दोनों आपस में ही भाग गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब दूल्हा और दुल्हन दोनों गायब हैं, ये बात सबको पता लग जाती है। आसपास के लोग बातें बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब बस लड़का और लड़की वालों की फैमिली बचती है। दोनों परिवार वाले मिलकर पंडित को पकड़ लेते हैं। क्यों पंडित जी, आपने तो कहा था कि फीस ज्यादा दोगे तो लड़का अच्छा ढूंढ लूंगा, और कैसा लड़का ढूंढा आपने जो अब तक ढूंढना ही पड़ रहा है? राजेश की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लग जाते हैं। अरे भाई, मैं क्या करूं?
अरे मुझे थोड़े पता था कि इनके बेटे का चक्कर कहीं और चल रहा है। पंडित जी, आपने तो हमें बहुत बड़े धोखे में रखा। आप तो कह रहे थे कि लड़की सुंदर और सुशील और संस्कारी है, और इतनी भी संस्कारी नहीं चाहिए कि जो शादी के मंडप से ही भाग जाए। हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें दान दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। अब पंडित जी परेशान होकर बोलते हैं, अरे आपका बेटा कहाँ है जो आप लोगों को दुल्हन चाहिए? ये बात तो लड़के वालों ने सोची ही नहीं थी। पंडित की बात सुनकर सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। अब ये शादी का मंडप कम और कॉमेडी शो ज्यादा लग रहा था। तभी इतने में रोहित वहां आता है और वो अपना गुस्सा पंडित पर निकालने लगता है। क्यों पंडित जी, आपने तो उस दिन मेरे दोस्त से 21,000 रुपए तुरंत पकड़ लिए थे, और क्या हुआ? मेरे दोस्त को भागना ही पड़ा। अगर आप ढंग से काम करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोहित पंडित को इतना ज्यादा ट्रिगर कर देता है कि पंडित खुद बोलने पर मजबूर हो जाता है। अरे दोस्त, तेरा दोस्त वो नालायक, अरे जरा भी समझ नहीं है उसमें। अरे उसी लड़की से तो शादी करवा रहा था मैं, उसकी जिसकी उसने मुझे फोटो दी थी। अरे जिसके लिए उसने मुझे 51,000 रुपए का वादा किया था। अब अगर मैं उसे पहले ही बता देता तो मैं उसके बाप से कैसे पैसे वसूलता। जोश जोश में पंडित जी होश खो बैठते हैं और सारा सच अपने मुंह से निकाल देते हैं। पंडित जी की बात सुनकर रामलाल और उसका परिवार और इधर कोमल और उसका परिवार एक साथ हैरान होकर बोलते हैं, क्या? पंडित जी, आपने हमारे साथ धोखा किया है। केवल पैसों के चक्कर में आपने मेरे बेटे की बात मान ली और उससे पैसे भी ले लिए। इसलिए क्योंकि आपको पहले ही पता था कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, आप उसकी शादी उसी से करवा रहे हैं, और उसके लिए हमसे अलग से पैसे ले रहे थे। यह सुनकर पंडित चुप हो जाता है। अब पंडित बोले तो क्या ही बोले, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। इतनी देर में निकिता भी वहां आ जाती है। कोमल ने हल्दी वाले दिन निकिता को सब सच सच बता दिया था। और पंडित जी, आपने कोमल से भी सोने का कंगन लिया था ना? तभी कोमल की माँ हैरान होकर निकिता से पूछती है, अरे तुम किस कंगन की बात कर रही हो, और कोमल इन्हें कंगन क्यों देगी? आंटी, आपको नहीं पता, दरअसल कोमल ने पंडित जी से कहा था कि वो जो रिश्ता लाए हैं उसे मना कर दें और इस लड़के से रिश्ता करा दें, लेकिन पंडित जी ने कोमल को हाँ कर दी और कंगन भी ले लिया, और अब देखो अपनी मर्जी से रिश्ता लेकर आ गए और बात शादी तक पहुंच गई। पंडित जी फिर से बोलते हैं, बेटा यही तो वो था लड़का जो यहाँ से भाग गया, मेरी क्या गलती है? पंडित सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। इधर कोमल के पापा कोमल को फोन करते हैं और रामलाल रवि को। रोहित ने रवि को यहाँ हुई सारी बातों के बारे में बता दिया था। दोनों घर से थोड़ी दूर भागे थे। रोहित की बात सुनकर रवि खुश हो जाता है। क्या हुआ, तुम खुश क्यों हो रहे हो? अरे ये तो तुम्हें घर जाने के बाद ही पता लगेगा। ये कहकर रवि गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सब लोग इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को आते देखकर पंडित जी तुरंत बोलते हैं, अरे भाई, जब मैंने तुम दोनों से वादा किया था कि तुम्हारी शादी करवा दूंगा तो तुम दोनों को भागने की क्या जरूरत थी? बेकार में मेरी बेइज्जती करवा दी। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर राजेश और रामलाल दोनों काफी गुस्से में होते हैं। आखिर तुमने अपने मन का कर ही लिया। मेरे लाख मना करने के बाद तुमने रवि से शादी करने के लिए पंडित जी को कंगन दिए। हाँ भाई, तो तुमने भी तो बहुत अच्छी चालाकी दिखाई। आखिर में कर ही लिया ना अपने मन की तुमने भी। पापा प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना। आखिर में बच्चों की खुशी के सामने माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। इसके बाद सब लोग इन दोनों की शादी करवाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और विवाह संपन्न होता है। और जब फीस की बारी आती है, कैसी फीस पंडित जी? मैंने तो रिश्ते से पहले ही आपको 21,000 रुपए दे दिए थे, और आप जैसे लालजी पंडित को तो वो भी नहीं देने चाहिए थे। तभी कोमल भी कहती है, पापा आप भी कुछ मत देना, इन्होंने पहले ही मुझसे सोने का कंगन ले लिया है। इस तरह सबको पता चल जाता है कि पंडित जी ने इन चारों से अलग अलग फीस के चक्कर में ये सारा खेल किया है। फाइनली रवि और कोमल की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। कोमल को खुशी खुशी विदा कर देते हैं।